Hello everyone, I Vishali, your success mentor, welcome you all to my channel. कल मेरे पास चंपा आई एंड चंपा बहुत टेंशन में थी। उसको बहुत डाउट था कि मैं फेज 2 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 2 पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। चंपा ने फेज 1 में भी अप्लाई किया था बिकॉज शी इज नेट क्वालिफाइड। सो अभी एक तो उसको फॉर्म भी फिल करना नहीं आ रहा था और ऊपर से डाउट भी था कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो चलिए हम चंपा की मदद करते हैं, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ उसको क्लियर भी कर देंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं है। लेट्स जस्ट सी इफ शी इज एलिजिबल और नॉट। ये आ गए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड रिसेंटली एक और एप्लीकेशन एक और अपडेट आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्या अपडेट है? ये है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड एंड लिखा है रिसर्च प्रपोजल होना जरूरी है व्हेन यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड उन्होंने और भी डिटेल्स दिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाके भी देख लीजिएगा। यहाँ पे होता है कई बार कि एक आधा अपडेट डालते हैं, आधा डालेंगे डिपार्टमेंट की वेबसाइट में, तो वो चीज भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं वेबसाइट में तो यहाँ ये पीएचडी एडमिशन यहाँ पे तो ठीक है आप क्लिक कर रहे हैं, साथ ही साथ आप नोटिस एंड अनाउंसमेंट उस पे भी क्लिक करके देखिए। आधे नोटिफिकेशन तो वहां पे भी मिलते, देखिए पॉलिटिकल ये साइंस का यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ये पीएचडी एडमिशन यहाँ पे नहीं दिख रहा था मेन पेज पे। फिर हमने जब नोटिस एंड अनाउंसमेंट क्लिक किए तो और हमें नोटिस दिखते हैं। तो बेसिकली अब 3 जगह हो गए जहाँ पे हमें नोटिस चेक करनी है। ठीक है, एक तो यहाँ पीएचडी एडमिशन, यहाँ एक नोटिस में और एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट में। एंड यस ऑफ कोर्स फोन में एक डिफरेंट व्यू आएगा, वहां आपको ये नोटिस अनाउंसमेंट इतनी इजीली नहीं मिलेगा, बट आपको नोटिफिकेशन नीचे नीचे करके नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे कहीं छोटा सा होगा नोटिस एंड अनाउंसमेंट, वहां ढूंढना पड़ेगा। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द मेन टॉपिक दैट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये हमारे सामने लिंक आ रहा है पीएचडी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। ओके, सो ये है आपका पोर्टल जहां आपको रजिस्टर करना है। एंड अब देखिए ये है लॉगिन डिटेल्स एंड यहाँ पे पासवर्ड। आप अपनी डिटेल्स डालेंगे आपने, यहाँ मैंने जस्ट लॉगिन एक डमी ईमेल आईडी क्रिएट की है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं और आगे अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं एंड ये भी अंदर ही देख लेंगे कि नेट क्वालिफाइड जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो लीजिए ये हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, हमने लॉगिन कर लिया है अंदर। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोफाइल जो कि मैंने बनाया है। अब मैं हर बार जब भी मैं कई सालों से बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं हर बार खुद भी अप्लाई करती हूँ ताकि मैं उस प्रोसेस से गुजर सकूँ एंड बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैं समझ सकूँ, तभी तो मैं आगे गाइड कर पाऊंगी बच्चों को। ठीक है, सो मैंने फेज 1 में भी बहुत से बच्चों की हेल्प की थी एंड उस टाइम भले ही मैंने यूट्यूब के थ्रू नहीं की थी, उस टाइम मेरे खुद के फ्रेंड्स एंड मेरे जो मैं जहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ वहाँ मास्टर्स में जो बच्चे हैं उन सबको मैंने हेल्प किया था। मैंने खुद उस टाइम पे भी अपना एक ऐसे फॉर्म भरा था। ठीक है, एंड यस मैं नेक्स्ट ईयर भी जब करूंगी तब भी भरूंगी। तो मेरे इस फॉर्म को देख के ऐसे शौक मत हो जाना, ना ही प्लीज कोई स्टोरीज क्रिएट करना जो कि मैं देख पा रही हूँ अलग। बाकी बहुत सारे अदर यूट्यूब कॉम्पिटिटर्स जो है वो कमेंट में आके बहुत सी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो सब चीजें प्लीज ना कीजिए एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स प्लीज कमेंट में कुछ भी नेगेटिव चीज देख के डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। अब यहाँ पे अब इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको ये पता लग रहा है अगर आपने फेज 1 के लिए अप्लाई किया है तो जैसे कि नोटिस में आया है कि यू कैन मेक सम चेंजेस। सो अब ये फेज 1 में अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें देखो चेंजेस करने का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट योर फॉर्म का ऑप्शन है या फिर ये पेमेंट रिसिप्ट, सब बस इतना ही। अब इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू हैव टू डू इन दिस केस? यहाँ पे अब आपको दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो कॉमर्स ही सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, प्रोग्राम पीएचडी, एंड देन आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ जो आपने अप्लाई किया था वो सेम दोबारा रीअपियर हो जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है एंड लॉगिन करके मैंने और नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर लिया है। उससे ऊपर आपको मिलेंगी आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी एंड आ जाएंगे आपने मार्क्स वगैरह जो भरे हैं वो ऊपर है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इतना मेरा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लिया है, ऊपर की चीजें मैं नहीं दिखा सकती। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा आपका जो पीएचडी एंट्रेंस जो अभी एनटीए वालों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम वो डिटेल्स डालेंगे, बट चंपा ने तो एनटीए नहीं दिया था। ठीक है, तो चंपा यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेगी, हम इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, देखते हैं ये ब्लैंक के साथ एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है।
ओके एंड एट द सेम टाइम बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम हमने नेट जीआरएफ भी क्वालिफाइड है, फेज 1 में भी दिया था और हमने अभी एनटीए भी दिया, हम फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि मैम हम नेट के बेसिस पे कर रहे हैं, एनटीए के बेसिस पे कर रहे हैं, मेरे नेट के स्कोर सॉरी मेरे एनटीए वाले स्कोर ज्यादा अच्छे हैं। तो अब देखो ऐसा है कि अब पोर्टल एक ही है एंड डजेंट मैटर, आपको देखो एट द एंड आपको दोनों भरना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लॉग इन तो करो, मतलब बच्चों के मन में डाउट इतने सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग एक स्टेप फॉरवर्ड ले ही नहीं रहे हैं, लॉग इन ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही नहीं खोल के नहीं देख रहे, तो इसलिए इतने डाउट आ रहे हैं। जब आप खोल के देखोगे तो आप समझ पाओगे, यहाँ पे आपको आपके एनटीए के स्कोर्स डालने ही डालने हैं। तो आप अपने एनटीए के स्कोर यहाँ डाल दो अगर आपने दिए हैं, यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम जो क्लियर किया है, यूजीसी नेट वाले वो ये डालेंगे। अब बच्चे जो जेआरएफ वाले वो बोलेंगे मैम यूजीसी नेट जेआरएफ यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप यूजीसी नेट सिलेक्ट करो और यहाँ पर ऐसे आगे इसके आगे जेआरएफ लिख दो, ऐसे स्लैश डाल के जेआरएफ आगे लिख दो। बट चंपा वाज नॉट जेआरएफ, शी वाज ओनली नेट, तो हम जेआरएफ हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख दो 1 2 3 4 5। उसके बाद आप यहाँ पे हाँ ये नेट का सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे जेआरएफ तो जेआरएफ सर्टिफिकेट नंबर, डेट डाल दो, ठीक है। फेलोशिप अमाउंट नेट वाले 0000 लिख दो, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल ओनली एक्सेप्ट इंटीजर्स। एंड देन जो दूसरे हैं जेआरएफ वाले 37,000 लिख दो। और जो एनटीए वाले हैं वो क्या करेंगे, वो अपना अदर्स लिख के यहाँ पे आप एनटीए का लिखना, वैसे ऑप्शन है लिखने का, टाइप करने का, हाँ यहाँ पे है ये ऑप्शन, तो यहाँ पे आप एनटीए एंट्रेंस ये लिख देना। एंड क्योंकि उसने तो नहीं दिया था, उसने यूजीसी नेट ही दिया था, ओके। सो आप यहाँ पर ये लिख देना। अब जिन बच्चों ने दोनों दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने नेट भी दिए हैं एंड वो भी दिए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप नेट ही सिलेक्ट करोगे एंड एनटीए के स्कोर्स आप यहाँ डालोगे, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि मैम मुझे यहाँ पे भी एनटीए डालना है, कैसे डालूं, नहीं डाल पा रही हूँ, तो नहीं डाल पाओगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे नेट डालना है एंड यहाँ पे आपको एनटीए के स्कोर्स डालने हैं, तो वहां से वो समझ ही जाएंगे। दूसरा अब ये वाला यहाँ पे आते हैं स्कॉलर्स या फिर फेलोशिप अदर देन एनी नेशनल लेवल एग्जाम, अगर आप जेआरएफ हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं डीयू में वो, या कोई साइंटिस्ट हो, ठीक है, वो नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के उसके ऊपर, तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है डिटेल्स डालो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी डालो। अच्छा हाँ, दूसरा जिन्होंने फर्स्ट फेज में किया होगा वो देखेंगे कि यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको जो सिलेक्ट करना है एंड यू कैन मेक एनी चेंजेस इफ यू वांट। तो मेरा जो पहले फेज वन में मैंने किया था ये वही आ गया, फेज वन में मैंने ऐसे XYZ कुछ भी डाला था, तो ये वही चीज दोबारा से आ गई है। अभी भी आप इसमें जो एडिट करना है कर लीजिए, यहाँ पे भी जो भी डालना है, नॉट एप्लीकेबल डाल दो, देन और कुछ भी डालना है। अच्छा क्या मैं क्वेश्चंस भी समझाऊं, थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे योर प्रपोज्ड थीम एंड स्कोप ऑफ सर्च फॉर पीएचडी, आपका जो थीम है, टाइटल एंड उसका जो स्कोप है आपको वो बताना है यहाँ पे डिटेल में। आई अंडरस्टैंड यहाँ पैराग्राफ में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप पैराग्राफ में नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट ऐसे 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 करके ही लिखना है एंड उसके बाद में आप बस थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, पैराग्राफ में आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप नीचे एंटर करके अलग पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन एटलीस्ट 5 रिसर्च क्वेश्चन आपको होने ही चाहिए, यहाँ पे डालने हैं। देन मेथोडोलॉजी जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इनमें ना इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिएगा प्लीज, ओके। मतलब स्पेस देख के अच्छे से, इनफ स्पेस लाइंस के बीच में एंड पैराग्राफ चेंज करके उस तरीके से सही तरीके से लिखेगा मेथोडोलॉजी। देन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फील्ड स्टडी, अगर आपका फील्ड वर्क है, ठीक है, आपने प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करना है तो प्राइमरी सोर्स से करना है। अगर ऐसा कुछ है कि कहीं जाके आपने डाटा कलेक्ट करना है, ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना होता है, उनका होता है फील्ड वर्क, उन्होंने कहीं जाके डाटा कलेक्ट करना, तो वो सब चीजें यहाँ लिखनी है। अगर आपने किसी लाइब्रेरी में जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके यहाँ से डाटा लेना है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ लिखनी है। सेकेंडरी डाटा पे वर्क करने वाले लोग नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं,
Okay, then major writings in the field in which you would like to pursue your PhD. If you have made any original combination, contribution in the field of proposed research, then mention it. Okay, if you have made any original contribution, आपने कोई contribution किया है। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ जो मेजर फील्ड मतलब कि मेजर राइटिंग, क्या हमें कोई ऐसा अपने फील्ड का कोई बड़ा रिसर्च मेंशन करना है, ठीक है, कोई बड़ा रिसर्च जो हमने लिटरेचर रिव्यू में किया वो करना है, या जो हमने अगर कोई लिखा है वो मेंशन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे इफ यू हैव मेड एनी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, तो बेसिकली ये यहाँ बात कर रहा है अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, आप उस रिसर्च एरिया में जॉब कर रहे हो, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देन पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, कोई पब्लिकेशन है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसा 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 मैंने लिखा है, आप इसको थोड़ा रेफर कर सकते हैं। हमको लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे मैम क्या लिखे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में छोड़िए मत ब्लैंक, कुछ भी लिख दीजिए। मैंने क्या लिखा है, लेट अस सी द एम ऑफ कंडक्टिंग दिस रिसर्च इज टू सॉल्व द मेजर इश्यूज in corporate governance which will result in the overall development of the economy. I am very passionate in researching more about corporate governance. तो यहाँ पे सपोज अगर आप कोई रिसर्च प्रपोजल डाल रहे हैं रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ऐसे एंड में ऐसे ऐसा कुछ लिख दीजिए, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग रिसर्च इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एक एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सब चीजें, वैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सब कुछ टाइप कर ली थी, मतलब क्योंकि बच्चों ने जैसे डाउट्स पूछे थे उस हिसाब से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। अब आपको सिलेक्ट करनी है एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है एम फिल वालों के लिए, अगर आपने एम फिल वगैरह कुछ किया है। ये सेकेंड ऑप्शन भी उससे रिलेटेड पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स जिन्होंने एम फिल डिसर्टेशन हैज बीन इवेलुएटेड एंड द वाइवा वो हो चुका है, वो उनके लिए है। ये भी एमफिल वालों के लिए। ये क्राइटेरिया में डिटेल में नहीं पढ़ रही बिकॉज हमारे ज्यादा कैंडिडेट्स यूजीसी नेट वाले और एनटी वाले हैं। अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे है अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या जीआरएफ हो इंक्लूडिंग सीएसआई एंड यूजीएससी दोनों के लिए है, या फिर आपने अभी जो एग्जाम दिया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए वाला, तो उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। बट चंपा वाज नेट क्वालिफाइड तो हमने नेट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो मेक श्योर आप इनमें से कोई ना कोई एलिजिबिलिटी में फॉल करते हो। नॉट एप्लीकेबल तो मतलब ये हो जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। सो आप ऐसे नहीं करना प्लीज, इनमें से किसी ना किसी को सिलेक्ट कर ही लेना है आपने, ठीक है। तो करेंटली एम्प्लॉयड, अगर आप करेंटली एम्प्लॉयड हो यस नो लिखना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये सब डमी है भाई, कोई कॉपी करके कुछ जोल जाल करने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि ये सब डमी है, रॉन्ग डिटेल्स है, ठीक है। HDFC IFSC कोड ये सब डिटेल्स आप भरोगे। देन अग्री, यस। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए हमने सबमिट कर दिया है एंड देखिए सब वही जो हमने लिखा था XYZ कुछ भी हमने अपने लैंग्वेज में लिखा था, कुछ भी सब कुछ सेव हो चुका है। यहाँ पे ये साइन है जो कि मैंने जल्दबाजी में कुछ भी भरा, I mean, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आपको प्लीज मेक श्योर कि वो सीधा हो, सही हो। मैंने जल्दबाजी में भरा है तो ऐसा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एनटीए नहीं दिया, हमने सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, फिर भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए हैं। उसने हमें वहां पे रोका नहीं कि प्लीज फिल दी एनटीए स्कोर्स एंड ऑल दोज डिटेल्स। एंड ट्रस्ट मी, जब फेज 1 के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बच्चों को सिखाने के लिए, उस टाइम पे वो जो एक नया सेक्शन अभी डाला गया है एनटीए स्कोर्स वाला, उस टाइम पे नहीं था। अब उन्होंने न्यू डिटेल्स डाला है। अगर ये इतना ज्यादा मैंडेटरी होता तो उसमें वो ये चीज भी डाल देते कि विदाउट फिलिंग दिस पार्ट यू कैन नॉट मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट स्टेप, बट उन्होंने ऐसा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उन्होंने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए डाला कि नेट जेआरएफ वाले भी भरेंगे। उसको डाले बिना भी आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर पा रहे हैं, विच शोज कि नेट जेआरएफ वाले भी एलिजिबल हैं, वो भी दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एंड कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो
पे फीस, सब कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो पे फीस पे क्लिक करके बस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए एंड सबमिट हो जाए सक्सेसफुली। तो मन ही मन मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा। एंड आपने थैंक यू बोला, मुझे मिल गया। तो अब हम एक अपनी वीडियो को एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं एंड सिनेरियो को एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं विद कंप्लीट क्लैरिटी। जब ये एडमिशन नोटिस आया, ठीक है, सो यहाँ पे लिखा गया कि हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर फेज 1 आर एलिजिबल। ओके, फेज 1 अप्लाई नहीं किया था एंड आर एलिजिबल, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ देखो यूजीसी नेट नहीं लिखा, तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए नेट जेआरएफ वाला, कि हम भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खाली एमफिल लिखा और नेट लिखा। बट अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब ये वाले भी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यही वाले, अगर यही वाले होते तो ये इंक्लूडिंग वर्ड नहीं होता, ब्रैकेट में खाली लिखते एमफिल एंड पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है। बट उन्होंने वो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा इंक्लूडिंग, मतलब और जितने भी क्राइटेरियाज हैं एलिजिबिलिटी के वो इंक्लूडिंग एमफिल एंड पीएचडी एंट्रेंस, इसका मतलब ये था, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं एंड जल्दी जाइए फॉर्म भरिए। आपका आगे का सिलेक्शन होना नहीं होना, इंटरव्यू का कॉल लेटर आना नहीं आना, इट इज जस्ट सेकेंडरी, ठीक है। आप मानिए कि आप यहाँ तक पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है कि फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भरिए, शॉर्ट लिस्टिंग का आगे बाद में देखा जाएगा। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हो सकता है सबको बुलाएं, या हो सकता है इसमें से भी शॉर्ट लिस्ट कर लें। जस्ट बिकॉज इसमें से भी शॉर्ट लिस्ट होंगे तो क्या इस डर से आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे? फॉर्म भरिए भाई, फॉर्म भरिए।